समर, तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा काम था कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूं, मगर मैं बस लग्जरी एंजॉय करती रह गई और मेरी अपनी फैमिली तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती रही। न जाने कब से तुम अकेले ही सारी चीजों का बोझ उठा रहे थे और मैं बेवजह तुम्हें ताने सुना रही थी। आज मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, कब से चल रहा है ये सब? समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, मगर कुछ कहा नहीं, जिस वजह से तारा चिढ़ गई। आज तुम्हारे चुप रहने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना मुंह खोलना ही होगा। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे सारी सच्चाई जानने का पूरा हक है। ये हक मुझसे मत छीनो समर, प्लीज। समर ने गहरी सांस ली। वो खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया और बाहर का नजारा देखने लगा। पिछले 1 साल में जो कुछ भी बीता वो सब समर की आंखों के सामने घूमने लगा। वो वक्त जब समर अकेला एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा था। बात करीब 1 साल पहले की थी, जब समर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम की भारी लकड़ी की टेबल पर दर्जनों फाइलें रखी हुई थी। चारों तरफ बैंक के इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए थे। मीटिंग देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर थी, विजन इंडिया 2030। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने वाले थे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था। इसका मतलब था कि लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन इसी बैंक के जरिए होने वाली थी। ये डील हर किसी के लिए एक गेम चेंजर थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर एक इंसान इस पल को सेलिब्रेट कर रहा था। मगर समर, वो चुप था। उसने धीरे से सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को उठाया और पन्ने पलटने लगा। फाइल में जो कुछ भी था वो एकदम परफेक्ट लग रहा था, हद से ज्यादा परफेक्ट। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद समर अपनी केबिन में गया और फाइल्स को ध्यान से पढ़ने लगा। हर बड़ी ट्रांजैक्शन एकदम साफ और क्लियर थी। कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांसफर, मिसिंग अकाउंट डिटेल्स या फिर सस्पिशियस फंड मूवमेंट नहीं दिख रहा था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इतने बड़े स्केल के फाइनेंशियल ऑपरेशन में परफेक्शन नामुमकिन सा था। समर ने तुरंत इंटरकॉम उठाया। सेंड मिस्टर चौकसी टू माय ऑफिस, अभी के अभी। कुछ ही मिनटों में एक मोटी कद काठी का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये था राकेश चौकसी, बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। राकेश के चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी, मगर उसके हल्के हिलते हुए हाथ बता रहे थे कि वो कितना नर्वस था। जी मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे बुलाया? विजन इंडिया 2030 के फंड मूवमेंट्स में कोई इरेगुलरिटी क्यों नहीं है? सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? राकेश थोड़ा हिचकिचाया। भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर समर ने उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की थी। वो घबरा रहा था। सर, ये एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, सब कुछ ट्रिपल चेक किया हुआ है, इसलिए सब कुछ क्लियर है। समर ने एक पेज उसकी ओर बढ़ाया। ओके, और ये ट्रांजैक्शन? राकेश ने पेज लिया और उसे पढ़ने लगा। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सर, ये पूरी तरह लीगल और ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर मैं दोबारा रिपोर्ट वेरीफाई करवा सकता हूँ। डाउट नहीं है चौकसी, मैं बस ये देख रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर तुम कितने डिफेंसिव हो रहे हो। ये पक्का तुम्हारा ही काम है, इसलिए सब परफेक्ट है, राइट? राकेश समर के कहने का मतलब कुछ और ही समझा। उसे लगा कि समर उसके काम की तारीफ कर रहा है, इसलिए उसने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। समर ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया, मगर उसके जाते ही उसने नताशा को कॉल किया। नताशा। यस बॉस। मुझे बैंक के पिछले 6 महीनों की टॉप 50 ट्रांजैक्शंस की लिस्ट चाहिए। ये काम तुम्हें सीक्रेट तरीके से करना है, ये याद रहे। और हाँ, ध्यान रहे कि इस बारे में किसी को भनक तक ना लगे। समर की टोन से ही नताशा ने पता लगा लिया था कि बैंक में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। वो एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल एनालिस्ट थी और समर की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट भी। इसलिए काम के मिलने के 2 घंटे बाद ही नताशा ने तुरंत एक डॉक्यूमेंट तैयार करके समर को मेल कर दिया। इसके साथ साथ जिन भी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे, उनकी जितनी डिटेल्स नताशा निकाल पाई वो सब उसने समर को भेज दिए। अब समर बड़ी देर से कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। सामने बैंक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खुल गई थी। कोई नॉर्मल आदमी इन नंबरों को देखता तो उसे सब कुछ सही लगता, लेकिन समर के लिए ये डेटा चीख चीख कर कुछ और ही कह रहा था। वो हमेशा से ही परफेक्शनिस्ट था, इसलिए वो बड़े आराम से देख सकता था कि पिछले कुछ हफ्तों से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहे पैसों के मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं थे। कई अनजान कंपनीज को बार बार बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी और सबसे अजीब बात ये थी कि इन कंपनियों की बैकग्राउंड हिस्ट्री नाम मात्र थी, ये बस कागज पर मौजूद थी। समर ने स्क्रीन पर एक खास ट्रांजेक्शन को जूम किया।
एक ही हफ्ते में 200 करोड़ एक नई बनी हुई कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। ओह डैम इट। समर ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इस वक्त समर काफी प्रेशराइज्ड फील कर रहा था। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसकी रेपुटेशन और बैंक की क्रेडिबिलिटी के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन अब जब डील फाइनलाइज हो चुकी थी, तब समर को कई सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी नताशा दौड़ते हुए उसके ऑफिस में आई। सर, अभी मुझे जो पता चला उस पर आपको यकीन नहीं होगा। इस बैंक में बहुत बड़ी साजिश चल रही है सर। आपको टारगेट किया गया है। What? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अभी मिस्टर रोहित शर्मा के पास गई थी। बातों ही बातों में मैंने उनसे करोड़ों की ट्रांजैक्शंस वाली बात कह डाली, तो उनका कहना था कि ये सब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मूवमेंट्स हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता ही रहता है। जब मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अनजान कंपनियों को करोड़ों रुपए ट्रांसफर करना नॉर्मल कब से हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव ट्रांजैक्शन है। थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगा कि इन ट्रांजैक्शंस को मिसेस कमला शर्मा ने अप्रूव किया है। कमला का नाम सुनते ही समर की उंगलियां टेबल पर कस गईं। वो इस बैंक के ट्रांजैक्शन अप्रूव करने वाली कौन होती है? वही तो सर, इस सवाल का जवाब लेने के लिए जब मैं उनके ऑफिस जा रही थी, तब मैंने दूर से ही मिस्टर चोकसी को उनके ऑफिस में जाते देखा। वो घबराए हुए लग रहे थे, इसलिए मैं छिप गई, मगर मैंने चुपके से उन दोनों की कुछ बातें सुन ली। मिस्टर चोकसी कह रहे थे कि आपको उनके ऊपर शक होने लगा है और मिसेस शर्मा प्लान चेंज करने की बात कर रही थी। समर ने एक गहरी सांस ली और अपने माथे को धीरे से मसाज करने लगा। सब कुछ काफी ट्विस्टेड सा था, मगर एक बात तो साफ थी कि कमला उसकी पीठ पीछे कोई बड़ी चाल चल रही थी और समर को अब उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी थी। तुमने मेरा आधा काम आसान कर दिया है। अब तुम रवि और नील से बात करो। रवि से कहना कि वो इन फर्जी कंपनीज की जांच करे और इस बात का पता लगाए कि ये रजिस्टर कब और कहां पर हुई थी, और हाँ, इनके असली मालिक कौन है। तुम्हें कंपनी के शेयर होल्डर्स पर नजर रखनी है और जानना है कि उनमें से कौन मिसेस शर्मा का साथ दे रहा है। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उन सभी पर नजर रखने का काम नील को सौंप दो। और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट्स लेकर आओ। श्योर सर। समर से ऑर्डर मिलते ही नताशा, रवि और नील अपने अपने काम पर लग गए। पहले तो उन सभी ने तुक्का लगाया कि बड़ी प्रोजेक्ट के नाम पर छोटी छोटी चोरियां हो रही होंगी, मगर बाद में पता लगा कि यहाँ बात पैसों की नहीं थी, बात यहाँ समर को बर्बाद करने की थी। लोगों के दिलों में उसके लिए जो भरोसा था, उसे तोड़ने की थी। जब समर को पता चला कि इस स्कैम में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट उसके अपने फैमिली मेंबर्स यानी कमला, आरव और रोहित का था, तो उसे चोट सी लगी। समर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वो लोग ही उसे बर्बाद करने पर तुले थे। इस स्कैम की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड कमला तो थी ही, मगर बैंक के कुछ भरोसेमंद एम्प्लॉइज और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कमला का साथ दे रहे थे। ये केवल एक कॉर्पोरेट स्कैम नहीं था, बल्कि देश की इकोनॉमी को खोखला करने की ये सबसे बड़ी साजिश थी। और उस वक्त अगर समर हार मान लेता, तो उसके साथ हर उस इंसान की हार हो जाती जो बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करता था। समर भले ही तारा को 1 साल पुरानी बात बता रहा था, मगर जब वो उन दिनों को याद कर रहा था, तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कल ही उसके साथ ये सब हुआ हो। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। हर एक धोखा, हर एक धोखेबाज इंसान, हर एक इमोशन। और समर ये सब तब तक नहीं भूलने वाला था जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। तारा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वक्त से समर ये सब अकेला झेलता रहा। एक और समर खुद को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, वहीं तारा वेकेशंस एंजॉय कर रही थी और उसकी अपनी माँ और दोनों भाई समर को बर्बाद करने पर तुले थे। तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, न जाने क्या क्या कहा, डिवोर्स की धमकियां दी और न जाने क्या क्या किया, मगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्या मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारी सारी परेशानियां जान सकूं? तारा, उस वक्त यही जरूरी था, और अगर मैं तुमसे उस वक्त कुछ कह देता तो तुम अपनी माँ और भाइयों से लड़ने निकल पड़ती, जो मैं नहीं चाहता था। उस दौरान तुम्हारा मेरे साथ जैसा भी बिहेवियर रहा, मैं वही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। सच्चाई जान लेने के बाद तुम वो नाटक नहीं कर सकती थी, और वैसे भी मैं तुम्हें इस खेल का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था तारा। मगर खेल खेलने की जरूरत क्या थी? तुम जान चुके थे कि तुम्हें कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारे हाथ में सबूत भी थे, तो फिर वो सबूत पुलिस को सौंपने की बजाय तुमने बैंकरप्ट होने का नाटक क्यों किया? क्योंकि ये बातें बोलने और सुनने में जितनी सिंपल लग रही हैं, उतनी सिंपल असल में नहीं थी। तुम्हारी माँ ने मुझे बर्बाद करने का ऐसा प्लान बनाया था कि अगर मैं उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश भी करता तो खुद ही फंस जाता।
बस इसलिए शांत रहना बेहतर समझा मैंने। उस वक्त चुप रहने के अलावा समर के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने बिना किसी को कोई भनक लगे सारे सबूत इकट्ठे किए और अपने ही हाथों अपनी बर्बादी की कहानी लिख डाली, क्योंकि अगर वो कमला को उसकी मनमानी करने देता तो फिर समर की वापसी का कोई चांस ही नहीं था। तारा इस वक्त काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। वो हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद समर आज भी बिना किसी तकलीफ के बैंकिंग इंडस्ट्री पर राज कर रहा होता। तारा अगर उससे दूर रहती तो शायद कमला, आरव और रोहित को समर के करीब रहकर उसको इस तरह धोखा देने का मौका नहीं मिलता। तारा अब केवल बदला लेना चाहती थी। वो उन सभी को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी जिन्होंने समर को धोखा दिया। दूसरी ओर रोहित इस वक्त शराब पीकर एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसकी जिंदगी हमेशा ऐशो आराम में गुजरी थी। क्या नहीं था उसके पास? महंगे कपड़े, लग्जरी कार्स, करोड़ों की दौलत, मगर आज उसके पास कुछ नहीं बचा था। दरअसल सुबह आरव के साथ जो हुआ उसके बाद कमला का पूरा एम्पायर हिल चुका था। उसे ये महसूस हो चुका था कि वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही थी और इस हार के बाद वो एकदम बेरहम हो चुकी थी। कमला हमेशा ही रोहित को नालायक समझती थी, मगर जब उसने अपना उधार भरने के लिए कमला से पैसे मांगे तब कमला का गुस्सा हद पार कर चुका था और उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बारे में रोहित सपने में भी नहीं सोच सकता था। पिछले 2 घंटों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। 2 घंटे पहले जब रोहित कमला से कुछ पैसे लेने उसके स्टडी रूम में गया था तब कमला ने उसके मुंह पर कुछ पेपर्स फेंक कर मारे। पता नहीं तुम जैसे नालायक मेरे पल्ले कैसे पड़ गए। मुझे पहले ही तुम्हारे कारण बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हुआ है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूं। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगी? मॉम प्लीज, ये आखिरी बार है, बस इस बार मुझे पैसे दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूंगा। मैं अपनी पोजीशन अच्छे से संभालूंगा और जितना भी नुकसान हुआ है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। कोशिश तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हें कोशिश करने का मौका मिलेगा। रोहित ने कंफ्यूज होकर अपनी माँ को देखा। वो क्या कहना चाहती थी ये तो उसकी समझ में नहीं आया, मगर एक अजीब सी फीलिंग उसे आ रही थी जो कह रही थी कि उसे बहुत बुरी न्यूज मिलने वाली थी। मॉम, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं प्लीज साफ साफ कहिए, मुझे डर लग रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हमें सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा रही हूँ। कल से आरव तुम्हारी जगह लेगा। पता नहीं मैं कहाँ गलती कर बैठी, मगर अब मुझे वो गलती सुधारनी होगी। आरव का बर्बाद होना मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन तुम्हारी बर्बादी मेरी जरूरत है। What, मॉम? नो, आप ऐसा नहीं कर सकती। कमला ने उसे नजरअंदाज किया और सिक्योरिटी हेड को अपने स्टडी रूम में बुलाया। जब सिक्योरिटी हेड अंदर आया तो उसके साथ 2 गार्ड्स भी थे। रोहित के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। इसकी जितनी भी गाड़ियाँ और प्रॉपर्टीज हैं, वो सब मेरे नाम होनी चाहिए। ये सब मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दो और ध्यान रहे कि ये यहाँ से एक भी चीज अपने साथ न ले जाए। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी माँ को ये सब कहते हुए सुन रहा था। कमला ने न सिर्फ रोहित से उसकी नौकरी छीनी थी, बल्कि उससे उसका सब कुछ ही छीन लिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स को तो अपनी मालकिन का ऑर्डर मानना ही था, इसलिए उन्होंने उसी समय रोहित को शर्मा मेंशन से बाहर फेंक दिया। रोहित बहुत गिड़गिड़ाया। उसने आरव से भी मदद मांगी, मगर आरव ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। अब रोहित को उम्मीद थी कि उसकी वाइफ बानी शायद उसकी कोई हेल्प करे, मगर बानी ने तो रोहित को देखा तक नहीं। उसने बस अपना सामान पैक किया, विक्रम का हाथ पकड़ा और अपने पेरेंट्स के घर चली गई। बस फिर क्या था, रोहित खुद को किसी तरह घसीटते हुए शराब की दुकान पर पहुंच गया और उसकी जेब में जो भी चिल्लर पड़े थे उनसे उसने शराब खरीद डाली और उसी शराब के नशे में धुत होकर वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और बदला लेने का प्लान बना रहा था। मुझे धोखा देकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया माँ। तुम तो कहती थी ना कि हम एक टीम है, तो फिर तुम अपने टीम मेंबर को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती हो? उस आरव ने तुम्हें ऐसा भी क्या दे दिया जो मैं नहीं दे पाया मॉम? कमला के इस धोखे ने रोहित को बुरी तरह हर्ट किया था और अब वो केवल बदला लेना चाहता था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो किससे मदद मांगे, पर अचानक उसे कुछ याद आया। समर मेरी मदद जरूर करेगा। इस वक्त कमला का सबसे बड़ा दुश्मन समर ही था और ये बात तो रोहित भी जानता था कि पिछले कुछ वक्त में समर ने कमला की नाक में कितना दम किया हुआ था। आखिर उसी से तो फ्रस्ट्रेट होकर कमला ने रोहित को घर से बाहर निकाला था। रोहित ने ठान लिया कि अपनी माँ और भाई से बदला लेने के लिए वो समर से हाथ मिला लेगा, पर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो समर से कैसे बात करे। उसके पास तो समर का फोन नंबर भी नहीं था, इसलिए उसने तारा को कॉल किया। 2 बार कॉल करने के बाद फाइनली तारा ने कॉल पिक किया।
मगर रोहित ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। हेलो तारा, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तारा, मुझसे बात कर, इस वक्त मुझे तेरी बहुत जरूरत है तारा। रोहित इतना डेस्परेट साउंड कर रहा था कि उसने तारा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या हुआ भाई, तुमने फिर से शराब पी ली? अरे माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तारा। आरव के साथ जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाला और कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। उन्होंने मुझे मेरी पोजीशन से हटाकर वो जगह आरव को दे दी है तारा, और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बानी भी विक्रम को लेकर मायके चली गई है और मैं बस यूं ही भटक रहा हूँ तारा। अब मेरे पास करोड़ों के कर्जे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। प्लीज हेल्प मी। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल तारा, मुझे मालूम है कि समर ही मॉम को टारगेट कर रहा है और मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि मैं तो अब खुद मॉम को बर्बाद देखना चाहता हूँ। तू समर से बात करना प्लीज, उसे मनाना कि वो मुझे अपनी टीम में ले ले। अगर समर मेरी मदद करेगा तो मैं उसे एक ऐसी चीज दूंगा जिससे वो एक झटके में मॉम को तबाह कर सकता है। तारा सुनना, मेरी बात मान ले प्लीज। जब तारा रोहित के साथ बात कर रही थी तब समर उसके पास ही बैठा हुआ था। तारा की तरह वो भी हैरान था, क्योंकि समर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक तीर से वो 2 निशाने लगा लेगा। उसका प्लान था कि पहले वो आरव को बर्बाद करेगा और उसके बाद उसका टारगेट रोहित होगा। मगर यहाँ तो कमला ने खुद ही उसका काम आसान कर दिया था। उसने रोहित को घर से बाहर निकालकर अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी कर दी थी। मगर समर इतनी आसानी से रोहित पर भरोसा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पहले समर से इस बारे में बात करनी होगी भाई, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगी। समर से बिना पूछे तारा को भी कुछ कहना ठीक नहीं लगा, और अब वो भी अपनी माँ और भाइयों पर आंखें बंद करके भरोसा करने से बच रही थी, इसलिए उसने यहीं पर बात खत्म कर दी। मगर रोहित पूरी रात सड़क के किनारे नहीं बिताना चाहता था। नहीं तारा, मुझे अभी जवाब चाहिए। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर पूरी रात में बाहर पड़ा रहा तो पता नहीं सुबह तक मेरा क्या हाल होगा। प्लीज कुछ तो करना तारा, मुझे अभी इसी वक्त समर से मिलना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं समर को हाथों हाथ माँ के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिसके बाद उसे अपने रिवेंज प्लान में आसानी होगी। तारा प्लीज मेरा यकीन करना। समर ने एक गहरी सांस ली और तारा के हाथ से फोन ले लिया। देखो रोहित, मैं तुम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो अभी के अभी गोल्डन हॉरिजॉन रिजॉर्ट पहुंचो। वहां तुम्हें नताशा मिलेगी और अगर तुम्हारे पास सबूत है तो नताशा को सबूत सौंप देना और बदले में वो तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देगी। लेकिन हाँ, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद समर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद समर ने नताशा को कॉल करके पूरी बात समझाई। तारा बड़ी खामोशी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर आखिर कहना क्या चाह रहा था। वो बस उसे नताशा को इंस्ट्रक्शन देते हुए सुन रही थी। एक ओर समर रोहित पर यकीन नहीं कर रहा था और दूसरी ओर वो उसके रहने का इंतजाम भी कर रहा था। मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर तुम रोहित भाई की मदद करना ही चाहते थे तो उन्हें यहाँ बुला देते। नताशा को तंग करने की क्या जरूरत थी? तारा, मैं इतनी आसानी से रोहित की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये तुम्हारी मॉम की चाल हो, ताकि वो हम तक पहुंच सके और रोहित के जरिए मेरे ऊपर नजर रखवा सके। मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता तारा, इसलिए मैंने उसके लिए एक जगह अरेंज करवा दी है ताकि नताशा रोहित पर नजर रख सके। और अगर भाई की बातें सच हुई तो? तो फिर तुम्हारी मॉम को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। नशे की हालत में रोहित ने समर का साथ देने की कमिटमेंट कर दी थी, मगर वो नहीं जानता था कि कमला अपने स्टडी रूम में बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी। उसने रोहित को घर से निकालने से पहले ही उसका फोन टैप कर लिया था। बात खत्म होने के बाद कमला ने आरव की ओर देखा। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि रोहित किसी काम का नहीं है। मैं जानती थी कि वो हमें इसी तरह धोखा देगा, इसलिए मैंने पहले ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये रोहित तो सचमुच ही नालायक और लालची निकला। हम तो बस इसका टेस्ट ले रहे थे, मगर इसने एक रात में ही अपना असली रंग दिखा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मॉम, आज मैं रोहित का खेल खत्म कर दूंगा। अगर रोहित जिंदा ही नहीं रहा तो समर को हमारे खिलाफ सबूत देगा कौन? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आरव गुस्से में पांव पटकते हुए स्टडी रूम से बाहर जाने लगा, मगर कमला ने उसे रोक लिया। रुक जाओ आरव, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये क्या कर रहे हो तुम? मॉम,
अगर उस रोहित ने सचमुच समर को सबूत दे दिए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज तक हमें ब्लैकमेल करके ही उसने इतना फायदा उठाया है, अब नहीं। रोहित के सबूत हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान उसकी मौत करवाएगी। हो सकता है कि समर ने कॉल रिकॉर्ड किया हो। अगर गलती से भी रोहित गायब हो गया तो समर उस कॉल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। हम दोनों तरह से बर्बाद ही हो रहे हैं, इसलिए अभी ऐसा कुछ मत करो जो हमारी मुश्किलें बढ़ा दे। कमला की बात आरव को एकदम सही लगी, मगर उसे रोहित पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो पांव पटकते हुए अपने रूम में चला गया, मगर कमला वहीं बैठी रही। इस वक्त कमला के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई थी। अगर वो रोहित का मुंह बंद करने के लिए कुछ करती तो भी समर इस चीज को अपने फेवर में इस्तेमाल करता, और अगर वो चुप बैठी रहती तो भी उसके राज समर के हाथों लग ही चुके थे। रात से सुबह हो गई, मगर कमला अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी रही। कमरे में गहरा अंधेरा था, केवल एक टेबल लैंप की रोशनी कमला के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर आने जाने वाले भाव को साफ दिखा रही थी। रात से लेकर सुबह तक कमला न जाने कितनी शराब पी चुकी थी, मगर ना तो शराब उसकी बेचैनी कम कर सकी और ना ही उसे नशा हुआ। कमला ने कमरे की दीवारों पर टंगे बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स पर नजर डाली और फिर उस ग्लोब को देखा जो हमेशा उसे यकीन दिलाता था कि पूरी दुनिया उसके कदमों में थी। मगर आज उसे पहली बार लग रहा था कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर कमला ने अपना सिर पकड़ लिया। अब क्या करूं मैं? आरव मेरे किसी काम का नहीं रहा। वो रोहित धोखेबाज निकला और वो तारा कभी किसी काम की थी ही नहीं। कमला को अपनी आंखों के सामने अपना एम्पायर तबाह होता दिखाई दे रहा था, जो उसका सबसे बड़ा खौफ था। इस एम्पायर को पाने के लिए और उसे ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए कमला ने न जाने कितने क्राइम्स और स्कैम किए थे, मगर केवल एक इंसान के कारण उसे वो बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। सब समर मल्होत्रा की वजह से हो रहा था। समर का ख्याल आते ही वो गुस्से से भर उठी। कमला ने एक गहरी सांस ली, मगर जब वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई तब उसने वाइन का ग्लास टेबल पर पटक दिया। फिर वो उठकर शराब की दूसरी बोतल लेने वाइन कैबिनेट की ओर बढ़ी, मगर गलती से उसका पांव फुटमैट से उलझा और वो लड़खड़ाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली अलमारी की ओर जा गिरी। जोरदार झटका लगने से अलमारी सीधे नीचे आ गई। कमला तो बच गई, मगर अलमारी में रखे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स फर्श पर फैल गए। कमला गुस्से से चीख पड़ी। समर मल्होत्रा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। सब कुछ तबाह हो गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। कमला फ्रस्ट्रेट होकर एक एक करके सारे कागजात उठाने लगी। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखने के बाद चुटकियों में उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। आरव किसी काम का नहीं रहा। रोहित ने मुझे धोखा दे दिया, मगर तारा नालायक नहीं है। वो तब भी मेरे बहुत काम की थी और आज भी मैं अपनी प्यारी बेटी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। कमला को मालूम था कि समर की सबसे बड़ी कमजोरी तारा थी। अगर वो समर को पूरी तरह तोड़ना चाहती थी तो तारा को हथियार बनाना जरूरी था, और यही कमला ने किया। उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढा और समर को कॉल किया। लगातार 2 बार कॉल करने के बाद फाइनली समर ने कॉल एक्सेप्ट ही कर लिया। कहिए। समर बेटा, ये अपनी सास से बात करने का कोई तरीका है क्या? तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? देखिए, अगर आपको यही बकवास करनी है तो किसी और का टाइम वेस्ट कीजिए प्लीज, मेरा नहीं। अरे अरे, इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मिसेस शर्मा, पॉइंट पर आइए आप। आ रही हूँ बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है? वो बात ये है कि मुझे अपनी बेटी की बड़ी याद आ रही थी। अब उससे तो मिल नहीं सकती, तो बस पुरानी बातें याद करके अपना मन बहलाने लगी। और तभी मुझे याद आया कि मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में तो तुम्हें खबर ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये सीक्रेट तुमसे शेयर कर दूं। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? इस बार समर ने कुछ नहीं कहा। वो नहीं जानता था कि कमला कौन से सीक्रेट की बात कर रही थी, मगर वो इतना जरूर जानता था कि कमला के इरादे नेक नहीं थे। समर को एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये सीक्रेट उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ आ रही हैं। देखिए, जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए मिसेस शर्मा, मेरे पास पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। सीधी बात यह है समर कि मेरे पास तुम्हारी प्यारी पत्नी तारा का एक ऐसा राज है जो अगर पब्लिक ने जान लिया तो फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसके बाद अगर तुम उससे जीत भी जाओ तो भी तुम्हें पहले वाली इज्जत नहीं मिलेगी। ये एक डर्टी सीक्रेट है जिसे चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे से सोच लो, या तो मेरे रास्ते से खुद ही हट जाओ या फिर अपनी शादी और इज्जत को बर्बाद होते हुए देखो।
जब समर कमला से बात कर रहा था तब तारा शावर ले रही थी। जब वो बाहर आई तब उसने देखा कि समर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं थे। ऐसा कम ही होता था जब समर परेशानी में दिखाई देता था, इसलिए तारा समझ चुकी थी कि बात बहुत बड़ी थी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? समर को कमला की बात पर यकीन तो नहीं था, मगर फिर भी उसे लगा कि उसे इस बारे में तारा से बात कर लेनी चाहिए। उसने तारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बैठने को कहा। कुछ नहीं तारा, वो तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। वो मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? समर ने बिना कुछ छिपाए कमला की कही सारी बातें तारा को बता दी। उसकी नजरें तारा के ही चेहरे पर थी। उसके हर आने जाने वाले भाव को वो करीब से नोटिस कर रहा था। जब समर ने डर्टी सीक्रेट्स की बात कही तब तारा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं बल्कि खौफ था। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। समर ने बिना किसी देरी के तारा को हक कर लिया और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ तारा, शांत हो जाओ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो और एकदम सेफ हो। तारा की सांसें अभी भी बेकाबू थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ये डर समर ने पहले कभी तारा की आंखों में नहीं देखा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जो भी बात कमला ने कही थी वो झूठ नहीं थी। तारा, तारा मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सच है मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बोलो मुझसे। तारा ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सबसे ज्यादा जो चीज चमक रही थी वो थी शर्मिंदगी। ये पहली बार था जब तारा समर से नजरें उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सबसे ज्यादा जो चीज चमक रही थी वो थी शर्मिंदगी। ये पहली बार था जब तारा समर से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। अगर मैंने तुम्हें अपना सच बता दिया तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। तारा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरे लिए तुम्हारा अतीत मायने नहीं रखता। तुम्हारा आज और तुम्हारा कल ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ या तुमने कौन सी गलतियां की। लेकिन हाँ, अगर इन चीजों से हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर फर्क पड़ता है तो मेरा ये जानना जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं तारा कि मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। तुम खुलकर मुझसे अपनी सारी बात कह सकती हो तारा, क्योंकि इस वक्त मेरा सब कुछ जानना बड़ा जरूरी है तारा। तारा की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया। उसने समर का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये बात दोबारा किसी को बतानी पड़ेगी। मैं इन बातों को कब का भुला चुकी थी, क्योंकि मैंने जो किया था उसके कारण मैं खुद से नफरत कर बैठी थी। उस वक्त तारा सिर्फ 19 साल की थी, नादान, मासूम और प्यार के ख्यालों में खोई हुई। उस वक्त तारा को रोमांटिक मूवीज देखने का बहुत शौक था। वो कॉलेज में नई नई आई थी तो उसके आसपास ज्यादातर कपल्स ही होते थे। तारा के दोस्त जब उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते तो तारा भी बहुत खुश होकर सब कुछ सुनती। उसे लगता था कि जब उसे प्यार होगा तो सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा होगा, जहाँ वो एक प्रिंसेस होगी और एक प्रिंस चार्मिंग आकर उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा, जहाँ प्यार के अलावा और कुछ नहीं होगा। और जब अर्जुन खन्ना तारा की जिंदगी में आया तब तारा उसे ही अपना प्रिंस चार्मिंग समझ बैठी। अर्जुन की उम्र 25 साल थी। वो स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, चार्मिंग था। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो तारा हमेशा से अपने प्रिंस चार्मिंग में चाहती थी। इसलिए जब अर्जुन ने तारा को अप्रोच किया, उससे प्यार का इजहार किया, तो तारा खुद को रोक नहीं पाई और अर्जुन से मिलने के कुछ वक्त बाद ही उसे डेट करने लगी। उन्होंने साथ में कई शामें बिताई, कभी डिनर पर, कभी लॉन्ग ड्राइव्स पर, तो कभी मूवी डेट पर। अर्जुन तारा को दुनिया दिखा रहा था जिससे तारा अनजान थी। उसे लगा कि यही वो फेरी टेल वाली दुनिया थी जिसके वो हमेशा सपने देखा करती थी। Hey, you're not like other girls, तारा। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही मासूमियत तो मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों की ओर अट्रैक्ट करती है तारा। अर्जुन की बातें भले ही अजीब सी थी, मगर उसकी आवाज में एक अलग ही जादू था। जब वो बोलता था तो तारा पूरी दुनिया को भूलकर उसमें खो जाती। इसलिए तारा उसकी बातों को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाती थी। उसे अर्जुन की हर बात में एक सच्चाई सी लगती थी। वो हमेशा तारा को स्पेशल महसूस करवाता था। तारा को अर्जुन से कभी कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, एक बात तो थी कि जब भी तारा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती थी तो अर्जुन का हमेशा एक ही जवाब होता था, सही वक्त आने पर मिलवा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? तारा के हिसाब से अर्जुन एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन था जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहा था। शायद इसलिए उसकी फैमिली नहीं चाहती होगी कि वो प्यार वगैरह में पढ़कर अपना समय बर्बाद करे।
शायद यही वजह होगी अर्जुन की उसे अपनी फैमिली से दूर रखने की। लेकिन उसे बाद में पता चला कि जो कुछ वो देख रही थी वो सिर्फ एक खूबसूरत झूठ था। अर्जुन खन्ना पहले से शादीशुदा था और ये सच्चाई तारा को जब पता चली तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब चकनाचूर कर दिया हो। वैलेंटाइंस डे का दिन था जब अर्जुन ने तारा को एक होटल के प्राइवेट लाउंज में डिनर पर बुलाया था। दोनों बड़े आराम से अपना डिनर कर रहे थे। बीच बीच में अर्जुन उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, जिस वजह से तारा शर्मा रही थी। मगर तभी लाउंज का दरवाजा जोर से खुला और अर्जुन की उम्र की ही एक लेडी अंदर दाखिल हुई। वो तारा को ऐसे देख रही थी मानो उसे मार ही डालेगी। तो तुम इसे बिजनेस ट्रिप कहते हो अर्जुन? कब से चल रहा है ये सब? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? बॉयफ्रेंड? ओह डार्लिंग, तुम भी अर्जुन के जाल में फंस गई। तारा ने अर्जुन की ओर देखा जो घबराया हुआ लग रहा था। फिर उसने आयशा के चेहरे पर नजर डाली जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं भी जाल में फंस गई मतलब? आयशा मुस्कुराते हुए तारा के करीब आ गई। मतलब ये कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तुमसे पहले भी कई लड़कियां अर्जुन की जिंदगी में आई और चली भी गई। हर किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की, मगर मैंने पहले भी ऐसा नहीं होने दिया और आज भी ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी किसी और के पति को तो छोड़ो, अपने भाई तक को नजर उठाकर नहीं देख सकोगी। तारा जब समर को ये सब बता रही थी तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज भी उस दिन को याद करके तारा को ऐसा लगता था मानो वो उस पल को दोबारा जी रही हो। तुम सोच रहे होंगे कि आयशा ने केवल मुझे ब्लेम क्यों किया, उसने अपने पति को कुछ क्यों नहीं कहा? समर ने हाँ में सिर हिलाया। उसके हिसाब से आयशा एक पागल औरत थी जो या तो अपने पति की गलती देखना ही नहीं चाहती थी या फिर वो उसे किसी वजह से नजरअंदाज कर रही थी। दरअसल अर्जुन और आयशा दोनों धोखेबाज थे। वो दोनों अमीर घरों की मासूम लड़कियों को फंसाते थे और फिर उनकी फैमिली से पैसे अटते थे। आयशा ने मुझसे कहा कि वो मेरी और अर्जुन की सारी तस्वीरें पब्लिक कर देगी जिससे मेरी फैमिली की बदनामी होगी। मैं उनकी पहली शिकार नहीं थी, लेकिन शायद मैं उनकी आखिरी जरूर बनी। कैसे? मैंने मॉम को सब कुछ बता दिया। अर्जुन और आयशा को लीगल एक्शन का डर दिखाया और उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद मेरे सीक्रेट सेफ थे। मॉम ने वो सब किया जो एक पावरफुल इंसान कर सकता था और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बारे में किसी से बात मत करना, खासकर अपने होने वाले पति से। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा और उस किस्से को भूलने की कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे जज करे। फिर भी तारा, तुम्हें ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करता। जो कुछ भी हुआ वो तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। और अर्जुन और आयशा ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी तारा। और तुम्हें इस बात से डरने की या फिर गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तारा ने समर को कसकर गले लगा लिया। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। मुझे लगा था कि अतीत की परछाई मुझे कभी नहीं छू सकेगी, मगर किसने सोचा था कि जिस माँ ने उस वक्त मुझे प्रोटेक्ट किया, आज वही माँ मेरे उस सीक्रेट को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आई एम सो सॉरी समर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में आती ही। समर ने तारा के होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। तारा, मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बातें नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी हर एक परेशानी मेरी है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है तारा। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब भी मेरे लिए वही तारा हो जिससे मुझे प्यार हुआ था और मैं हमेशा तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूंगा तारा। मगर मॉम, उनकी चिंता तुम मत करो। उनसे कैसे डील करना है वो मैं खुद देख लूंगा। ओके? तारा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक बार समर के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। समर की बर्बादी से केवल कमला को फायदा नहीं हुआ था, बल्कि आदित्य ने भी भर भर कर फायदा लूटा। उसने जब समर के खिलाफ चाल चली थी तब उसे पूरा भरोसा था कि यह सबसे आसान जीत होने वाली थी। आखिर पहले से बर्बाद आदमी को हराना कौन सा मुश्किल काम था। आदित्य को एक शार्प माइंडेड इन्वेस्टर माना जाता था, एक ऐसा इंसान जिसका अंदाजा कभी गलत नहीं होता था। दरअसल वो एक प्राइवेट इक्विटी टाइकून था जिसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था, दूसरों की तबाही से पैसा बनाना। वो उन कंपनियों को खरीदता था जो डूबने की कगार पर होती थी, फिर वो उनकी कीमती असेट्स बेचकर अरबों कमाता था और जो बच जाता था
उसे आदित्य कचरे की तरह फेंक देता था और समर मल्होत्रा की तबाही उसका अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट शिकार थी। जब दुनिया के लिए समर बर्बाद हो रहा था तो आदित्य को उसकी बर्बादी में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आई। उसने समर की सबसे कीमती कंपनियां और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी। उसे लगा था कि उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, मगर अब उसके लैपटॉप पर जो डेटा खुला था वो कुछ और ही कह रहा था। वो गुस्से से अपनी चेयर से उठा और टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर दीवार पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, मगर उसकी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुई। उसने घूरकर अपने असिस्टेंट मनोज की ओर देखा, जो उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। डर के मारे वो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। कैसे हुआ ये सब? सर, हमारे जो नए एसेट्स थे, मेरा मतलब जो कंपनीज हमने समर मल्होत्रा के डाउनफॉल के बाद खरीदी थी, वो शेल कंपनीज थी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के नाम पर भी हमारे साथ धोखा हुआ है सर। उनमें से आधी तो लीगल इश्यूज में फंसी हुई हैं, जिन्हें सरकारी एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और आदित्य ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। और क्या मनोज? और सर, ये जो प्रोजेक्ट हमने समर से टेक ओवर किए थे ना, उनके डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही गड़बड़ियां थी। मार्केट में अब ये बात फैल चुकी है कि हम फ्रॉड प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं। हमारे बैंक्स लोन रिकॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपने कानों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा था कि समर के जाने के बाद वो मुंबई के फाइनेंस वर्ल्ड का बादशाह बनेगा, मगर अब जो हो रहा था उसके बाद उसे लग रहा था कि जल्द ही वो भिखारी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रहे हो मनोज मुझसे। कह दो ना कि ये सब झूठ है और तुम प्रैंक कर रहे हो मुझसे, है ना? मनोज ने एक गहरी सांस ली और नाम में सिर हिलाया। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। जब आपने समर के एसेट्स खरीदे थे, तब असल में आपने उन्हीं कंपनियों को खरीदा जो समर के ही कंट्रोल में थी, और जब उन्होंने वापसी की तो उन्हीं कंपनियों ने हमारी लिक्विडिटी चूस ली। हमारे इन्वेस्टमेंट्स फेक अकाउंट्स में जा चुके हैं और हमारे पास अब कोई कैश फ्लो भी नहीं बचा है सर। समर ने हमें अपनी चाल में फंसा दिया है सर। What the fuck? आदित्य की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समर ने अपनी बर्बादी का नाटक करके उसे बर्बादी के दलदल में ढकेल दिया। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। वो इस समय उसी पेंट हाउस में था जहाँ कभी समर और तारा रहा करते थे। एक पल के लिए आदित्य के मन में ख्याल आया कि जिस जगह पर वो खड़ा था कहीं वो भी तो इलीगल नहीं। उसने सामने की दीवार पर लगे बड़ी स्क्रीन को देखा, जहां उसे अपने एम्पायर के शेयर्स धड़ाम धड़ाम नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। 20% डाउन, फिर 35%, फिर 50%। हर सेकंड आदित्य के हाथ से उसकी एक एक कीमती प्रॉपर्टी निकल रही थी। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसके इन्वेस्टर्स, बैंकर्स और मीडिया के लोग जानना चाहते थे कि शाह ग्रुप को अचानक इतना बड़ा झटका कैसे लग गया। दुनिया में आदित्य अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता था तो वो था अपनी पावर और पोजीशन खोने से। अभी उसके साथ जो भी हो रहा था, उसके बाद आदित्य को चारों ओर केवल बर्बादी नजर आ रही थी। जल्द ही वो अपना सब कुछ खो देगा। ये सोच सोचकर उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से पानी का ग्लास उठाया, लेकिन जब उसने ग्लास होठों तक लाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा हिलने लगी कि उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। मैं उस समर मल्होत्रा को नहीं जीतने दूंगा, किसी भी हालत में नहीं जीतने दूंगा। हमें अभी कुछ करना ही होगा। सर, इस वक्त हमें डैमेज कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी बची खुची एसेट्स सही तरीके से मैनेज करें तो शायद रियली मनोज, मैं शायद पर अपना बिजनेस नहीं चलाता। कोई ढंग का आइडिया दो मुझे मनोज। मनोज से कुछ बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वो चुप रहा। आदित्य भी परेशान होकर पूरे कमरे में टहलने लगा। अब तो हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हर हाल में समर से लड़ सके और उसे उसकी असली औकात दिखा सके। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास पावर हो, कनेक्शंस हो और उसका दिमाग भी तेज चलता हो। एक ऐसा इंसान ही समर को हरा सकता है मनोज कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। मनोज ने झट से कॉल पिक किया और दूसरी पार्टी की बात सुनने के बाद आदित्य को देखा। सर, हेड ऑफ द सिक्योरिटी का कॉल है, कोई आपसे मिलना चाहता है। मनोज, कह दो मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। सर, मिसेस कमला शर्मा आपसे मिलने आई हैं। कमला का नाम सुनकर आदित्य कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। यही तो वो इंसान थी जिसकी आदित्य को जरूरत थी। कमला समर की दुश्मन तो थी,
साथ ही वो एक ऐसी औरत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों के सपनों में भी घुसकर उन्हें बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो उन्हें पर्सनली यहाँ लेकर आओ, जाओ। मनोज वहाँ से जाने लगा, मगर कुछ सोचकर आदित्य ने उसे रोक लिया। लेकिन हाँ, इस मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ दिनों पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में जो कुछ हुआ था वो आदित्य भी अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि कमला के इरादे भी उसके ही जैसे थे, मगर फिर भी आदित्य अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। वो ऐसे बैठा रहा मानो कुछ हुआ ही ना हो, और जब कमला अंदर आई तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया मानो वो इस मीटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। हेलो मिस्टर शाह, लगता है आप थोड़े परेशान हैं। मार्केट में बहुत हलचल है आजकल। हाँ मिसेस कमला, मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। वैसे आप अचानक यहाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। कमला ने उसे बीच में ही टोक दिया। ओह कम ऑन मिस्टर शाह, मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ। आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कभी कभी चालाक लोगों को भी मानना पड़ता है कि उनकी हर एक चाल हर बार कामयाब नहीं होती। उससे क्या होगा मिसेस शर्मा? सच तो यही है ना कि समर ने हमें बेवकूफ बना दिया और वो जीत गया। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने बेवकूफों की तरह खुद अपना नुकसान करवा लिया है। हम हारे नहीं हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। इस बार मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि समर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, मगर उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। मतलब क्या आप जानती हैं कि आपको आगे क्या करना है? कमला ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने हैंडबैग से एक टैबलेट निकाला और उसे ऑन करने के बाद स्क्रीन आदित्य की ओर घुमा दी। स्क्रीन पर समर के नए फाइनेंशियल मूवमेंट्स की डिटेल्स थी। उसकी एक्टिविटीज साफ बता रही थी कि कैसे वो अलग अलग कंपनियों और हिडन जॉइंट वेंचर के जरिए अपना एम्पायर वापस खड़ा कर रहा था। मेरे पास समर के मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको सौंपती हूँ। आपके पास अभी भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। इसे इस्तेमाल करके आप कुछ समय के लिए समर को रोक सकते हैं। बस कुछ समय के लिए? उसके बाद क्या होगा? और जब आपके पास इतना कुछ है तो आप ये काम खुद ही क्यों नहीं कर लेती? वेल, मेरे लिए अकेले समर को रोक पाना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि समर की प्रोफेशनल लाइफ पर आप अटैक करें और पर्सनल लाइफ पर मैं। ये सुनकर आदित्य हंस पड़ा। पर्सनल लाइफ के नाम पर बचा क्या है अब उस समर के पास? मेरी बेटी तारा। समर उसकी बहुत परवाह करता है और तारा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तारा का एक ऐसा सीक्रेट मेरे हाथों में है जिसका खुलासा एक बार हो गया तो समर की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। बस इसी का इस्तेमाल करके मैं समर को कंट्रोल करूंगी, और तब तक आप अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके समर के फाइनेंशियल जड़ें काट डालना। इसके बाद समर कहीं का नहीं रहेगा। कमला ने अपना पूरा प्लान डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिसके बाद आदित्य का सारा डर, टेंशन और घबराहट दूर हो चुकी थी और अब वो एक आखिरी बार करने के लिए बिल्कुल तैयार था। रात के करीब 3 बज रहे थे जब किरण कपूर के हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। कमरे में केवल लैपटॉप की स्क्रीन से आती हल्की नीली रोशनी थी जो उसकी आंखों में जलते हुए जुनून को और भी गहरा बना रही थी। उसकी सांसें काफी हल्की थी, मगर दिल की धड़कनें इतनी तेज कि वो खुद उन्हें सुन सकती थी। कुछ वक्त पहले उसने ऐसा धमाका किया था जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। आज किरण उससे भी बड़ा धमाका करने वाली थी। उसकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन चमक रही थी, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक स्कैंडल, देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल साजिश का पर्दाफाश। हर एक फैक्ट कंफर्म हो चुका था, हर सबूत उसकी आंखों के सामने था। डमी कंपनीज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, सरकारी फंड की हेराफेरी से जुड़े सबूत भी किरण ने अपने आर्टिकल में मेंशन किए थे। अगर उस रिपोर्ट में कुछ मिसिंग था तो वो थे घोटाला करने वालों के नाम। किरण जानती थी कि इस रिपोर्ट के बाहर आते ही पूरे फाइनेंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भूकंप आ जाएगा और लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि उस स्कैंडल में कौन कौन शामिल था। किरण ने अपनी रिपोर्ट के आखिरी कुछ वर्ड टाइप किए और कुछ देर तक स्क्रीन को घूरती रही। कुछ पल के लिए वो सोचती रही कि उसे ये पब्लिश करना चाहिए या फिर नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसी वक्त रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी किरण की रिपोर्ट कुछ घंटों के अंदर ही वायरल हो गई।
उस रिपोर्ट से छोटे छोटे आर्टिकल्स और हेडलाइंस निकालकर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। इस रिपोर्ट ने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस शामिल। यह हेडलाइन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर कोई उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, डिबेट कर रहा था और सवाल उठा रहा था। लोग अपने अपने हिसाब से अज्यूम कर रहे थे कि असली मास्टरमाइंड कौन होगा, और सबसे ज्यादा शक अगर उन्हें किसी पर था तो वो थे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स और शर्मा फैमिली मेंबर्स। सुबह के पहले ही घंटे में न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। देश के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम का पर्दाफाश, कमला शर्मा और उनके बेटों पर लगे गंभीर आरोप। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक घोटाले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, कमला शर्मा का कॉर्पोरेट साम्राज्य डूबने की कगार पर। भले ही कमला या शर्मा फैमिली का उस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं था, मगर फिर भी कमला का नाम हर जगह घसीट लिया गया था और उसे शक की निगाहों से देखा जा रहा था। सुबह सुबह ही शर्मा मेंशन को रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। हर कोई बस यही जानने को बेताब था कि समर की बर्बादी में कमला का कितना बड़ा रोल था। जहां बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी, वहीं कमला के आलीशान घर के अंदर माहौल गर्म था। उसके हाथ में अखबार था और न्यूज पढ़ते हुए उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी उंगलियां कांप रही थी और पहली बार कमला की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। सामने टीवी पर भी वही न्यूज चल रही थी जहां कमला पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसने गुस्से में टीवी का रिमोट उठाया और उसे टीवी पर दे मारा। जिस तरह कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए थे, उसी तरह कमला को अपना बिजनेस एम्पायर भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। किरण कपूर, इसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन अगर ये मेरे आदमियों के हाथ लग जाती तो आज ये रिपोर्ट्स मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी ना करती। आरव अपनी माँ के बगल में ही खड़ा था। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते मॉम, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों के हाथ एक भी सबूत नहीं लग सकता। उसने जल्दी से फोन उठाया और राघव को कॉल लगाया। लीगल टर्म से कहो कि वो तैयार रहे। मुझे किसी भी पल उनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं उनसे पहले ही बात कर चुका हूँ मैडम, लेकिन अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। सरकारी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी हैं। सबूत छिपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके सारे सबूत उन्हें मिल ही जाएंगे और उसके बाद किसी भी पल हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा सकते हैं। इसलिए अब आप छिपने की तैयारी करिए मैडम। कमला के हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भाग नहीं सकती। तुम इस रिपोर्ट को दबाने के लिए कुछ भी करो। मीडिया को पैसे दो, झूठी खबरें फैलाओ, कुछ भी करो, मगर उन्हें मुझ तक पहुंचने से रोको। मैडम, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कमला ने गुस्से से अपनी आंखें भींच ली और फोन काउच पर पटक दिया। आरव सांस रोके अपनी माँ को देख रहा था। उसने आज तक कमला को इतना डरते हुए नहीं देखा था। वो कंट्रोल खो रही थी। आरव जानता था कि अगर कमला ने हार मान ली तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। आखिर वो आज जहाँ भी था, इसमें केवल कमला का हाथ था। मॉम रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाइए और फिर कुछ सोचिए। आप जानती है ना कि इतनी जल्दी हार मान लेना आपका स्टाइल नहीं। अभी भी कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप हमें बचा सकें। आपने कहा था कि आप समर की कमजोरी पर वार करने वाली हैं, तो फिर आप चुप क्यों हैं? ये जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे समर ही है। वो अपनी पुरानी पोजीशन को वापस पाना चाहता है और इस आर्टिकल के जरिए पब्लिक ओपिनियन को अपने साइड ले रहा है। अगर हमने उससे ही कमजोर कर दिया तो वो खुद ही हमें प्रोटेक्ट करने आगे आ जाएगा। फिर न तो हमें छिपने की जरूरत पड़ेगी और न ही सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथ पांव मारने होंगे। ये सुनते ही कमला अपनी जगह पर रुक गई। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। समर की कमजोरी यानी तारा। मुझे तारा को अप्रोच करना होगा। अब वही अपने पति को हमारे खिलाफ जाने से रोकेगी। मुझे समर को तारा के पास्ट के बारे में बताना होगा। उस दिन शायद उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, मगर जब सबूत उसकी आंखों के सामने आएगा तो वो मेरा यकीन कर ही लेगा। तारा का पास्ट? नहीं मॉम, आपकी ये ट्रिक समर पर काम नहीं करेगी। अगर आप अर्जुन खन्ना वाले पास्ट की बात कर रही हैं तो फिर भूल ही जाइए, क्योंकि उस वक्त तारा की शादी नहीं हुई थी। अगर ये बात पब्लिक को पता लगी तो फिर लोग समर को सिंपैथी देंगे और हमें गालियां। इससे हमारी ही इज्जत खराब होगी। प्लीज
कुछ और करिए। आरव की बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए कमला चुप होकर बैठ गई। उसे किसी और तरह से समर को कमजोर करना था। सोचते सोचते कमला की नजरें पूरे लिविंग रूम में घूमने लगी और अचानक उसकी नजर अपने पति आर.के. शर्मा की तस्वीर पर चली गई, जिसके बाद कमला के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। तारा का पास भले हमारे काम ना आए, मगर वो हमारे बहुत काम की है। अगर मैं उसे ही समर के खिलाफ कर दूं तो, अगर वो अपने ही हाथों से अपने पति को बर्बाद करे तो फिर कैसा रहेगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तारा समर के खिलाफ क्यों जाएगी? तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा। You just wait and watch। कमला बिना एक पल गंवाए अपने स्टडी रूम में चली गई। समर नहीं जानता था कि कमला उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाली थी। वो तो इन चीजों से बेखबर होकर न्यूज देख रहा था। किरण के काम से समर काफी इम्प्रेस था, इसलिए उसने कुछ सोचकर किरण को कॉल कर लिया। मगर जब किरण ने कॉल पिक किया तो वो बस खामोश रहा। कुछ बोलोगे भी या यूं ही खामोश रहने का इरादा है? गुड जॉब, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अच्छी बात है, मगर अब तो अपना नाम बता दीजिए मिस्टर एनोनिमस। कब तक यूं छिप कर रहने का इरादा है? इस वक्त जो मायने रखता है वो ये है कि सच सामने आ गया है। मेरा नाम मायने नहीं रखता। ओह रियली? आपका नाम मायने नहीं रखता? क्या ये बात वही आदमी कह रहा है जिसने सालों तक सिर्फ अपने नाम से इस शहर में राज किया? समर थोड़ा मुस्कुराया। हाल ही में जो रिपोर्ट किरण ने पब्लिश की थी उससे जुड़े सबूत ढूंढने में समर ने किरण की मदद की थी, या यूं कहें कि उसने चुपके से अपने पास रखे सबूत किरण तक भिजवाए, जिन्हें ठीक से रिव्यू और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही किरण ने उन्हें अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। अभी तक तो उसे शक था कि समर ही पीछे से उसकी मदद कर रहा था, मगर आज वो श्योर हो चुकी थी कि ये समर का ही काम था। वैसे आपको मानना पड़ेगा मिस्टर मल्होत्रा, काफी अच्छी प्लानिंग की थी आपने। पब्लिक ओपिनियन अब आपके फेवर में है और अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वो तो है, बस तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना है। उसके बाद सब लोग जानेंगे कि पब्लिक ओपिनियन की क्या ताकत होती है। रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन तारा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस घड़ी की सुइयों की धीमी आवाज उसे इस बात की याद दिला रही थी कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। तारा अकेली ही थी, क्योंकि समर किसी मीटिंग के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। उसने तारा से कहा था कि वो उसका इंतजार ना करे और सो जाए, मगर अपनी ओवरथिंकिंग के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कमला के बारे में सोच रही थी। किरण की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद कमला चुप नहीं बैठेगी और कुछ नया प्लान कर रही होगी, यही तारा सोच रही थी कि तभी डोरबेल की अचानक हुई गूंज ने उसे बेचैनी से भर दिया। इतनी रात को कौन आ सकता है? समर के पास रूम कीज थी, इसलिए वो तो हो नहीं सकता था। तारा दबे पांव दरवाजे के करीब गई और की होल से बाहर झांकने लगी तो उसने देखा कि वहाँ कमला खड़ी थी। मॉम, इन्हें कैसे पता लगा कि मैं और समर यहाँ रह रहे हैं? और मॉम यहाँ क्या कर रही हैं? तारा ने डिसाइड किया कि वो कमला को इग्नोर करेगी और दरवाजा खोलेगी ही नहीं, मगर तभी दरवाजे के नीचे जो हल्का गैप था उस रास्ते से एक लिफाफा कमरे में आया। तारा ने उसे खोलकर देखा तो एक छोटा सा नोट था। मुझे मालूम था कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, पर बेटा मैं आज तुम्हें कोई धमकी देने या कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हें तुम्हारे पापा की मौत से जुड़ा एक राज बताना है। पापा शब्द ने तारा के दिल में कई सारे इमोशंस को जगा दिया। ये टॉपिक तारा के लिए थोड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि वो अपने डैड की फेवरेट थी और उसे आज तक यकीन नहीं हो पाया था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई थी। बस इसलिए वो नोट पढ़ते ही तारा ने दरवाजा खोल दिया। कमला को देखकर आज पहली बार तारा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कमला के चेहरे पर वही पुरानी ठहराव भरी मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरवाजा खुलने पर कमला अपना सिर ऊंचा करके अंदर आई और इतने आराम से सोफे पर बैठ गई मानो वो कहीं की महारानी हो। जो भी कहना है जल्दी कहिए और फिर जाइए यहाँ से। अपनी मॉम से कोई ऐसी बात करता है क्या? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? आपने तो नहीं, मगर आपकी हरकतों ने मुझे काफी कुछ सिखा दिया है। अब प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। कमला ने अभी भी अपने चेहरे से मुस्कान नहीं जाने दी। आज वो यहाँ तारा को डराने या धमकाने नहीं, बल्कि किसी और ही मकसद से आई थी, जिसके लिए शांत रहना बहुत जरूरी था। कमला ने बड़े आराम से अपना हैंडबैग खोला और एक फाइल बाहर निकाली। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पापा की मौत इतनी अचानक कैसे हो गई? डॉक्टर ने कहा था कि वो हार्ट अटैक का केस था, पर वो तो कितने हेल्दी थे, याद है ना तुम्हें?
तारा का दिल एक सेकंड को धड़कना भूल गया। पापा की डेथ को कई साल हो गए मॉम, इसका आज के मामले से क्या लेना देना? और आप अचानक इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हैं? लेना देना है मेरी बच्ची, क्योंकि इसका कनेक्शन तुम्हारे पति समर मल्होत्रा से है। समर का नाम सुनकर तारा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या बकवास कर रही हैं आप? समर और पापा एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ऐसा तुम्हें लगता था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर ये तस्वीरें कुछ और कहती हैं। ये तुम्हारे पापा की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले की फुटेज है। कमला ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी फाइल खोली और उसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर टेबल पर सजा दी। उन तस्वीरों को देखकर तारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से एक फोटो उठाई और उसे गौर से देखने लगी, जिसमें उसके पापा एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में बैठे थे और उनके सामने था समर। उस वक्त वो काफी यंग लग रहा था, करीब 20-21 साल का। इसका मतलब क्या है? इन तस्वीरों से आप क्या साबित करना चाहती हैं? समर एक प्रपोजल लेकर तुम्हारे पापा के पास आया था, जिसे तुम्हारे पापा ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने उसके एक फाइनेंशियल प्लान को खतरनाक और अनएथिकल बताया था। और कोइंसिडेंट देखो, ठीक 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तारा का सिर चकरा गया। उसे कमला की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी कि समर उसके डैड को जानता था, मगर उसने ये बात कभी तारा को नहीं बताई। कमला ने तारा को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जो कि बैंक स्टेटमेंट्स थे। समर और आर.के. शर्मा की मीटिंग्स की टाइमिंग्स थी, पूरे न्यूज़पेपर कटिंग्स, प्रपोजल्स थे और कमला का दावा था कि समर ने ये सब कुछ जानबूझकर तारा के सामने नहीं आने दिया। ये देखो तारा, तुम्हारे पापा की मौत के बाद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की सडन रिस्ट्रक्चरिंग हुई। टॉप पोजीशन पे समर के भरोसेमंद लोग आ गए। फिर मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब कुछ चुपचाप कवर अप कर दिया गया। और सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? समर मल्होत्रा को। तारा की आंखें इन कागजों पर दौड़ने लगी। उसकी सांसें अटक रही थी। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। आप हमेशा से ही सबको मैनिपुलेट करती आई हैं। आपके लिए नकली सबूत लाना कोई बड़ी बात तो नहीं। फिर मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हैं? कमला ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। एक तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत बता रही हूँ और तुम उसकी साइड ले रही हो। वो समर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो केवल हमें बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पापा के रिजेक्शन से उसका ईगो हर्ट हुआ है। जब तक वो हमें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देता, उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो हमें बर्बाद कर सके, मैंने पहले ही अपनी चाल चल दी। मगर वो समर इतना चालाक है कि उसने मुझे ही एक विलन बना दिया। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सबूतों पर यकीन करे या फिर समर के मुंह से सच सुनने का इंतजार करे। दूसरी ओर समर अपने लैपटॉप की स्क्रीन में तारा के चेहरे पर आने जाने वाले हर भाव को देख रहा था। उसे ये तो मालूम नहीं था कि कमला की अगली चाल क्या होगी, मगर अपने जासूसों की मदद से वो ये जान चुका था कि कमला तारा से मिलने जरूर आएगी। इसलिए वो पहले ही तारा को होटल में अकेला छोड़कर बगल वाले होटल के कमरे में छिप गया था। कमरा और तारा की सारी बातों को वो बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसलिए आर.के. शर्मा की डेथ वाले टॉपिक ने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। नताशा, रवि से कहो कि मुझे आर.के. शर्मा की डेथ से जुड़ी हुई एक डिटेल्स और सबूत चाहिए। नताशा ने बिना कुछ पूछे लैपटॉप ऑन कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चलने लगी। रवि को काम समझाने के बाद नताशा ने समर की ओर देखा। सर, क्या हमें इन लोगों को इंटरप्ट करना चाहिए? अगर आपने बीच में दखल नहीं दी तो मैडम को गलतफहमी हो सकती है और वो आपके ऊपर शक करेंगी। नहीं नताशा, तारा को आज अपनी समझदारी से काम लेना होगा और मुझे भी देखना है कि वो अपना लॉजिक यूज करती है या फिर अपनी माँ के जाल में फंसती है। ये देखना जरूरी है कि इतना सब होने के बाद भी वो अपनी माँ का भरोसा करेगी या नहीं। उसने अपनी आंखें एक बार फिर तारा के चेहरे पर टिका दी, जो काफी परेशान और घबराई हुई सी थी। मगर तभी अचानक उसके एक्सप्रेशंस न्यूट्रल हो गए। आपको इतने सारे सबूत कहाँ से मिले? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से, जिसे तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैंने हायर किया था। ओह, तो यानी आपको भी लगता था कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी? अगर हाँ, तो फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोककर सबको इस बात का क्यों यकीन दिलवाया कि पापा की डेथ हार्ट अटैक से ही हुई? अचानक इतने सारे सवाल पूछे जाने से कमला हड़बड़ा गई। वो मेरे पास सबूत पूरे नहीं थे ना? सबूत पूरे नहीं थे या फिर आप जानती थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कुछ और भी सच सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसे सच जो आपके ही खिलाफ जाएंगे? कमला ने तारा को गुस्से से घूरा। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं मॉम, बल्कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हैं। लोग कहते हैं कि डैड का मर्डर हुआ था,
मगर आप ही हर किसी को यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि नेचुरल डेथ थी। आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं समर के करीब जाऊं और शादी के लिए जोर देने वाली भी आप ही थी। फिर मैं कैसे मान लूं कि समर क्रिमिनल है? उसने तो कभी मेरे करीब आने की, मेरा फायदा उठाने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कमला ने हैरानी से तारा को देखा। वो सोच रही थी कि उसने तारा को अपने जाल में फंसा लिया था, मगर यहाँ कमला की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। वैसे मॉम, समर का तो नहीं मालूम, मगर डैड की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदे आपको ही हुए थे। कहीं इसका मतलब? क्या बकवास है ये? तारा, तुम अपनी माँ पर शक कर रही हो? मुझसे ऐसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तारा ने कमला को घूर कर देखा। वो पैनिक कर रही थी, जिसके बाद तारा को समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ तो काला था। वो कमला के काफी करीब गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। अब तक तो शक नहीं था मॉम, मगर अब शक हो चुका है। और अगर मुझे पता चला कि पापा की मौत में आपका भी हाथ था, तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दो दिन बाद बैंकिंग सेक्टर में हलचल मची हुई थी। जब से किरण की रिपोर्ट बाहर आई थी, तब से काफी कुछ बदल गया था। कई सरकारी ऑफिसर्स घोटाले में पकड़े गए। आदित्य शाह जैसे बिजनेसमैन जेल गए। सरकारी पैसा किस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी कई रिपोर्ट सामने आई। काफी चीजें बदल चुकी थी और आज भी बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा था। सुनने में आ रहा था कि समर मल्होत्रा वापसी कर रहा था, जिस वजह से कई बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बेचैन बैठे थे। कमला शर्मा के कदम ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की पेरेंट कंपनी जीटीबी होल्डिंग्स के कॉन्फ्रेंस रूम में तेजी से गूंज रहे थे। उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था, वही ठहराव, लेकिन आज पहली बार उसके अंदर एक अजीब सा डर था। कमला को अंदर ही अंदर एहसास हो चुका था कि उसकी गद्दी हिल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में आकर कमला की नजर सबसे पहले बड़ी सी स्क्रीन पर गई। डिस्प्ले पर गिरते हुए ग्राफ्स बता रहे थे कि जीटीबी होल्डिंग्स की वैल्यू धड़ाम हो रही थी। इसके बाद कमला ने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था। बोर्ड मेंबर्स, टॉप इन्वेस्टर्स, लीगल टीम और कुछ चुनिंदा मीडिया रिपोर्टर्स। सबकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी थी, क्योंकि आज तय होना था कि जीटीबी होल्डिंग्स का फ्यूचर किसके हाथ में होगा। अचानक कमला की नजर समर पर चली गई, जो बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठा था। फाइनली वो बाहर निकल ही चुका था। आज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के नए चेयरमैन का चुनाव होना था और समर भी चेयरमैन की पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट के तौर पर आया था। Let's begin the meeting. कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही कमला अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अचानक ये मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात पहले ही डिसाइड की जा चुकी है कि चेयरमैन की पोजीशन मेरी है। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है मिसेस शर्मा। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, बैंक की स्थिति बिगड़ रही है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, और ये सब आपकी नीतियों का ही नतीजा है। वैसे भी हमारे एक्स चेयरमैन मिस्टर समर मल्होत्रा यहाँ हैं। उनका काम आपसे बेहतर था और वो यहाँ सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते, तो हो सकता है कि ज्यादा वोट्स उनके पास जाएं। ओह प्लीज, क्या आप सच में ये मानते हैं कि सिर्फ मेरे फैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ है? मैंने आज तक इस बैंक के लिए जितने फैसले लिए वो सब अच्छे ही रहे और इससे हमें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। रहने दीजिए मिसेस शर्मा, ग्राफ आपकी नजरों के सामने है। अगर आपके फैसले इतने ही अच्छे होते तो आज हमारा इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। खैर, हम लोगों को बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि जीटीबी होल्डिंग्स के अच्छे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कर सकें, और हमें चेयरमैन की पोजीशन के लिए वोट्स भी तो देने। तो पहले वोटिंग शुरू कर लेते हैं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और नताशा दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर कमला ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि नताशा जब इस तरह मीटिंग्स के बीच में आती थी तब वो हमेशा उसके लिए बुरी खबर ही लेकर आती थी। आज उसके हाथ में जो ढेरों फाइल्स थी वो कमला को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। सॉरी टू इंटरप्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, मीटिंग में देर से आने के लिए मैं माफी चाहूंगी, मगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आना भूल गई थी। इन फाइल्स में वो सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को भी सब पता होना चाहिए। कमला ने उसे गुस्से से देखा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आज तो समर खुद यहाँ है, तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत थी? नताशा ने मुस्कुराकर सारी फाइल्स टेबल पर रख दी। जरूरत थी, इसीलिए आई हूँ मिसेस शर्मा। इन सभी फाइल्स में वो सबूत है जो बताते हैं कि पिछले कई सालों में इस बैंक में जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़े स्कैम का हिस्सा था, और ये स्कैम किसने प्लान किया था वो भी लिखा है इसमें। बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में आए हैं और तुम सबका समय बर्बाद कर रही हो।
वाओ मिसेस शर्मा, आपका ये डर और घबराहट देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालकर आप सच छिपाना चाहती हैं, मगर ये अब पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ये रही उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स जो आपने खुद अप्रूव की थी। आपको क्या लगता है कि आपके इस घोटाले की भनक किसी को नहीं लगी? कमला ने कांपते हुए हाथों से नताशा के हाथ से वो फाइल पकड़ ली और उसे पढ़ा, जिसके बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस फाइल में कमला के खिलाफ सारे सबूत थे। कमला ने जल्दी से वो फाइल टेबल पर पटक दी और अपनी घबराहट को छिपा लिया। ये सब झूठे आरोप है। ये सब जानते हैं कि तुम इस समर के हाथों की कठपुतली हो और उसे वापस पावर में लाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इन पेपर्स पे तो भरोसा किया जा सकता है ना। इस फाइल में सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस ही नहीं, बल्कि उन फर्जी कंपनियों की डिटेल्स भी हैं, जिनमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पैसा घुमा फिरा कर डाला गया। इन कंपनियों के असली मालिक का नाम क्या है, ये आपको मालूम ही होगा। इसलिए नाटक बंद कीजिए और सच बताइए मिसेस शर्मा। अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरी मॉम को इस तरह पुश नहीं कर सकती। तुम्हारे ये सबूत झूठे हैं। नताशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने एक और फाइल निकाली और उसे आरव के मुंह पर पटक दिया। इसमें वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो 1 साल पहले गायब हो गए थे। कुछ अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तक पहुंच गए तो समझिए ये मीटिंग आप दोनों की जिंदगी की आखिरी मीटिंग होगी। मेरे पास सबूतों के भंडार हैं जिन पर सरकारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जल्दी ही वो लोग आप तक पहुंच जाएंगे। सो जस्ट चिल। इनफ मिसेस शर्मा। मिस मेहरा, आपने मिसेस शर्मा पर बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं, इसलिए एक बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर ये आरोप झूठे निकले तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकती हैं। एंड मिसेस शर्मा, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस मेहरा के आरोप सही साबित हुए तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या क्या होगा। कमला ने मिस्टर कपूर को गुस्से से देखा और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद बाकी लोगों पर नजर डाली, जो उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे। तुम सब केवल धोखेबाज हो। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने बड़ी ईमानदारी से जीटीबी होल्डिंग्स को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपने पति के जाने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह से कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आज इस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम्हें झूठा साबित क्या कर दिया। तुम सब मेरे खिलाफ हो गए। आज अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ तो केवल अपनी मेहनत और लगन के कारण। कोई शॉर्टकट नहीं लिया था मैंने। इसलिए आज अगर कोई चेयरमैन की पोजीशन डिजर्व करता है तो वो मैं हूँ। जब कमला सभी लोगों पर अपनी भड़ास निकाल रही थी, तब नताशा ने चुपके से मेन डिस्प्ले पर एक यूएसबी ड्राइव फिट कर दी और कुछ क्लिप्स प्ले की, जहां कमला कंपनी के एम्प्लॉयज को धमकी देती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं वो अपना काम निकलवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देती दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि कमला अपनी लॉयर को जीटीबी होल्डिंग्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को झूठे रिकॉर्ड से एक्सचेंज करने के लिए कह रही थी। जो करना है करो, मगर मेजॉरिटी वोट्स मेरे साइड होने चाहिए। मैं उस समर मल्होत्रा को जीतते हुए नहीं देख सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस पूरी कंपनी को आग लगा दूंगी। वो क्लिप्स देखते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। कमला का चेहरा डर और घबराहट के मारे सफेद पड़ गया। नहीं, ये सब झूठ है। इस नताशा की चाल है ये। खामोश रहिए मिसेस शर्मा। हम सभी को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है। आप जैसे इंसान चेयरमैन बनने के लायक ही नहीं है। दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चेयरमैन की कुर्सी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तभी नताशा ने एक फाइल मिस्टर कपूर के आगे रख दी। ये सारे वोट्स मिस्टर समर मल्होत्रा के फेवर में है। बोर्ड के ज्यादातर मेंबर्स पहले ही मिस्टर मल्होत्रा के चेयरमैन बनने के सपोर्ट में हैं। आप चाहें तो खुद कंफर्म कर सकते हैं। मिस्टर कपूर ने हाँ में सिर हिलाया और फाइल में मौजूद हर एक पेपर और सिग्नेचर को अच्छे से चेक किया। जब ये कंफर्म हो गया कि सब कुछ असली है, तब मिस्टर कपूर एक बार फिर अपनी जगह से उठे। बोर्ड के फैसले के हिसाब से मिस्टर समर मल्होत्रा को जीटीबी होल्डिंग्स का नया चेयरमैन डिक्लेयर किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा। कॉन्फ्रेंस रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। समर आराम से अपनी जगह से उठा और बड़े अदब से चलते हुए उस ओर पहुंचा जहां चेयरमैन की खाली कुर्सी रखी हुई थी। उसने कमला की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराते हुए माइक को अपनी ओर किया। थैंक यू सो मच, मुझ पर भरोसा रखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। और आप लोगों के साथ ने यह साबित कर दिया कि सच को सामने लाने के लिए साजिशों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ मुमकिन है। इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा खेल समर ने आज खत्म कर दिया था, मगर ये उसकी जीत की बस शुरुआत थी। इससे भी बड़ा खेल अभी बाकी था। कमला शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और सत्ता के इर्द गिर्द बुनी थी।
उसने रिश्तों का इस्तेमाल किया, लोगों को मोहरे की तरह चलाया और जो भी रास्ते में आया उसे मिटा दिया। लेकिन आज उसकी बनाई हुई दुनिया बिखर रही थी। जीटीबी होल्डिंग्स की बोर्ड मीटिंग के बाद वो सीधे अपने घर आई थी और लिविंग रूम में काउच पर बैठकर शराब पीने लगी। समर का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों में आ रहा था, जिससे कमला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में शराब का ग्लास उठाया और जोर से उसे दीवार पर दे मारा। ये नहीं हो सकता, समर मुझसे नहीं जीत सकता। रात के ठीक 9 बजे देश के हर बड़े टीवी चैनल पर स्क्रीन ब्लैक हुई। फिर धीमे धीमे एक इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा, मानो किसी बड़े राज से पर्दा उठाया जा रहा हो। अचानक स्क्रीन पर कुछ शब्द उभर कर आए। द अनहोली थ्रोन, कमला शर्मा एक्सपोज्ड। कमला ने जैसे ही टीवी पर ये शब्द देखे, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आरव को देखा जो रिमोट पकड़े सामने खड़ा था। कमला ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा तो आरव एक आंख भरते हुए काउच पर बैठ गया। मेरे असिस्टेंट ने कहा कि किरण ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। यही वो डॉक्यूमेंट्री है। इट्स ओवर मॉम, अब हम बर्बाद हो चुके हैं। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर अपनी निगाहें टीवी पर टिका दी, जहां तरह तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बिजनेस पर्सन को आप अपना आइडियल मानते हैं वो असल में एक क्रिमिनल है, तो आप क्या मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस कमला शर्मा को बिजनेस वर्ल्ड में आयरन लेडी कहा जाता है, जिसके नाम पर बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स होते हैं, जो सरकार के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है, वो असल में एक शातिर क्रिमिनल है। स्क्रीन पर कमला शर्मा की पुरानी तस्वीरें दिखाई गईं। वो तस्वीरें जब उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर के टाइटल दिए गए थे। कैमरा धीरे धीरे पुराने अखबारों के पन्ने पलटने लगा। कमला के शानदार इंटरव्यू, उसकी चैरिटी इवेंट्स, हाई प्रोफाइल बिजनेस डील्स। पिछले कई सालों से सब लोग कमला शर्मा को रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते आए हैं। लोग उनसे काफी कुछ सीखते और उनके जैसा बनना चाहते। रिपोर्ट्स का कहना है कि मिसेस शर्मा को देश की सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस विमेन की तरह देखा गया। उनकी चैरिटीज, उनकी शानदार डील्स, उनकी सक्सेस स्टोरीज हर किसी को इम्प्रेस करती रही। मगर क्या ये सच था या फिर ये बस एक पर्दा है जिसके पीछे लालच, क्राइम और साजिश की एक खौफनाक दास्तान छिपी हुई थी? अचानक स्क्रीन से कमला की सारी तस्वीरें गायब हो गईं और अब वहाँ पर उसके पति आर.के. शर्मा की पिक्चर्स और क्लिप्स दिखाई जा रही थी। कमला शर्मा के पति आर.के. शर्मा अपने विजन और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वो अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने ढेरों प्लान बनाए हुए थे। मगर अचानक एक दिन बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी मौत हो गई और मौत का कारण बताया गया हार्ट अटैक। लेकिन क्या ये सच था? स्क्रीन पर एक धुंधला वीडियो प्ले हुआ जो एक बूढ़े डॉक्टर का बयान था। मैं उस वक्त सिटी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर था जब आर.के. शर्मा का पोस्टमार्टम हुआ था। तो हमने उनके खून में कुछ अजीब से केमिकल्स पाए थे। मैंने इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश की थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट गायब कर दी गई थी। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आजकल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमले होने लगे हैं। मुझे तो डर है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं। स्क्रीन फिर से ब्लर हुआ। एक फुटेज उभर कर आया। ये सीसीटीवी क्लिप शर्मा हाउस की थी, जिसमें आर.के. शर्मा अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक फाइल थी और उनका चेहरा परेशान था। इस फुटेज के मुताबिक मरने से एक रात पहले आर.के. शर्मा ने अपने भरोसेमंद जर्नलिस्ट आलोक गुप्ता से मुलाकात की थी। मिस्टर शर्मा को एक शक था कि उनकी पत्नी कुछ तो गड़बड़ कर रही थी और वो आलोक की मदद से सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अगली रात मिस्टर शर्मा की मौत हुई और उसके 2 दिन बाद वो जर्नलिस्ट आलोक गुप्ता भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। मगर उससे पहले मिस्टर गुप्ता ने एक सीक्रेट डिपॉजिट बॉक्स में कुछ सबूत रखे थे जो काफी चौंकाने वाले हैं। स्क्रीन ब्लर हुई और लो क्वालिटी का वीडियो प्ले हुआ। मैं इस वक्त भागने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जान खतरे में है। कमला शर्मा मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि मैंने मिस्टर शर्मा की मौत के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। आर.के. शर्मा को स्लो पॉइजन दिया गया था ताकि उनकी मौत नेचुरल लगे। मुझे हिडन सोर्सेस से पता चला है कि यह सब कमला शर्मा के इशारे पर हुआ। अगर मैं जिंदा रहा तो कल ये सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो कि मैं भी मारा गया। मगर मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई आएगी और कमला शर्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब स्क्रीन पर एक पुरानी न्यूज क्लिप दिखाई गई जहां रिपोर्टर्स आलोक की मौत के बारे में बात कर रहे थे।
लोकप्रिय क्राइम रिपोर्टर आलोक गुप्ता की सड़क दुर्घटना में मौत। मगर क्या ये सच में हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर आर के शर्मा की मौत के 2 दिन के बाद ही वो जर्नलिस्ट भी मारा जाए जो उनके केस की छानबीन कर रहा था? अचानक स्क्रीन पर एक क्लिप आई जिसमें आलोक गुप्ता का बूढ़ा ड्राइवर कुछ कह रहा था। वो क्लिप हाल ही में रिकॉर्ड की गई थी। वो रात मुझे आज भी याद आती है। हम निकले ही थे कि एक काले रंग की गाड़ी हमारे पीछे लग गई। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी कार को जबरदस्ती रोड से धक्का दे दिया गया। मेरी आंखों के सामने आलोक साहब को बड़ी बेदर्दी से मारा गया और उन्हें गाड़ी में डालकर गाड़ी को आग लगा दी गई। उन लोगों को लगा कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे छेड़खानी नहीं की, लेकिन मैं तो जिंदा था और मैंने सब कुछ अपनी इन आंखों से देखा था। कमला वो वीडियो देखकर अपनी जगह पर ही जम गई। उसे लगा नहीं था कि आलोक का ड्राइवर आज भी जिंदा होगा। डॉक्यूमेंट्री देखकर कमला की हालत खराब हो चुकी थी, मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में कमला के और भी बड़े क्राइम्स कवर किए गए थे। अब स्क्रीन पर कमला की इलीगल डीलिंग्स, इलीगल प्रॉपर्टीज और उसकी ब्लैक मनी का खुलासा होने लगा। बैंक रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए गए रिश्वत से जुड़े सबूत, पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े ट्रांजैक्शन सब स्क्रीन पर थे। इसके साथ ही ये भी दिखाया जा रहा था कि किस तरह से कमला ने अपने खिलाफ जाने वाले हर एक इंसान को बर्बाद किया। कुछ साल पहले जब अशोक इंटरप्राइजेज में कमला शर्मा के खिलाफ एक लीगल केस फाइल किया गया, तो कंपनी के मालिक की गाड़ी ब्रेक फेल होने के कारण उसकी मौत हो गई। कुछ साल बाद एक सरकारी अफसर टोन के बैंकिंग फ्रॉड की जांच कर रहे थे, वो अचानक गायब हो गए। उसके भी बाद एक फॉरेन इन्वेस्टर जिसने कमला शर्मा के घोटाले का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी, वो अपने होटल रूम में मरा हुआ मिला। कमला शर्मा ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर गलत रास्ता अपनाया, पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ झूठे केस करवाए और अपने विरोधियों को या तो खत्म कर दिया या खरीद लिया। इसके साथ साथ वो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ी हुई थी और समय समय पर अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करती थी। स्क्रीन पर एक लिस्ट उभर कर आई, एक लंबी लिस्ट उन नामों की जो या तो मारे गए थे या फिर गायब कर दिए गए थे। कमला ने अपनी हर एक क्राइम को किस तरह अंजाम दिया, ये सब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों का बयान भी डॉक्यूमेंट्री में मौजूद था। कमला शर्मा, हाँ, हम उसके लिए कई काम कर चुके हैं। जब कोई उसके खिलाफ जाता तो हमें कहा जाता इसे हैंडल करो, और हम समझ जाते थे कि इसका मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट्री के आखिर में किरण ने समर की स्टोरी को कवर किया और ये दिखाया कि किस तरह कमला ने उसे खत्म करने की साजिश की और किस तरह समर को रास्ते से हटाने के लिए अपने बच्चों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया और जब वो किसी काम के नहीं रहे तो उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया। तो देखा आपने कि द सो कॉल्ड आयरन लेडी का कैरेक्टर कितना जंग लगा था। याद रखिए कि हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है। सच्चाई देर से ही सही मगर सामने जरूर आती है, और जब सच सामने आता है तब वो इंसान को गिराता नहीं बल्कि उसे तबाह कर देता है। और इसी के साथ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर, क्रिमिनल ऑफ द ईयर बन चुकी हैं। कमला ने डरते हुए आरव की ओर देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो समझ गया था कि अपनी माँ की बातों में आकर उसने अपने आप को पूरी तरह बर्बाद किया था और जल्द ही वो अपनी असली जगह यानी जेल में जाने वाला था। कमला धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और उस स्टडी रूम की ओर बढ़ी जहाँ उसने अपनी पहली साजिश की बुनियाद रखी थी। ये वही कमरा था जहाँ बैठकर उसने ताकतवर बनने के सपने देखे थे, जहाँ से उसने हर वो चाल चली जिसने उसे आयरन लेडी बनाया था। लेकिन आज यही कमरा उसकी सबसे बड़ी हार का गवाह बनने वाला था। पूरी रात कमला उस कमरे में बैठी रही और सुबह होते ही एक ब्रेकिंग न्यूज बाहर आई। इस वक्त की बड़ी खबर की बात, आयरन लेडी कही जाने वाली कमला शर्मा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल शुरुआती जांच जारी है। जीटीबी होल्डिंग्स की मीटिंग और द अनहोली थ्रोन डॉक्यूमेंट्री ने ये सब कुछ बदल कर रख दिया था। समर चेयरमैन की पोजीशन पर वापस लौट चुका था और बैंकिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहा था। कमला के सुसाइड के बाद आरव जेल जा चुका था और रोहित को समर ने एक और मौका दिया था ताकि वो खुद को बदलकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बन सके। मगर तारा, वो कुछ ठीक नहीं थी। उसने सबसे बात करना छोड़ दिया था। अब वो ज्यादातर समय खुद को एक कमरे में ही बंद रखती थी। तारा को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी माँ गलत थी और कमला ने ढेर सारे क्राइम किए थे, जिनमें से सबसे बड़ा क्राइम था आर.के. शर्मा का मर्डर और समर को धोखा देना। मगर इसके बावजूद तारा कमला से नफरत नहीं कर पाई।
उसे अपनी माँ की मौत का अफसोस था और वो अभी तक इस बात के लिए आंसू बहा रही थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर तारा थोड़ी होश में आई, मगर ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही अपनी जगह से उठने की कोशिश की, क्योंकि उसे मालूम था कि समर बाहर खड़ा था। तारा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का अफसोस है और कहीं ना कहीं तुम इसके लिए मुझे ही ब्लेम कर रही हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी मॉम को इस पॉइंट तक पुश किया। भले ही तुम ये बात मुझसे कभी कहोगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ तारा। पर क्या तुम्हें लगता है कि चुप रहकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तारा, सब कुछ कह डालो। लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस, ओके? चलो चलो जल्दी से आओ बाहर। तारा प्लीज, तारा। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बिस्तर पर करवट बदली और दरवाजे की ओर पीठ कर ली। समर ने एक गहरी सांस ली। तारा की चुप्पी से अब उसे चिढ़ होने लगी थी। जिस दिन से कमला के सुसाइड की खबर बाहर आई, उस दिन से ये सब चल रहा था। हर वक्त तारा अपने कमरे में बंद रहती थी और समर घर से बाहर होता तभी उस कमरे से बाहर आती थी, जिससे ये क्लियर हो चुका था कि तारा उसे अवॉइड कर रही थी और कमला की हालत के लिए वो समर को भी ब्लेम कर रही थी। समर अभी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन बज पड़ा। समर ने देखा कि किरण उसे कॉल कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस कमला शर्मा के केस में कुछ ऐसी चीजें हमारे हाथ लगी हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देगी और ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए प्लीज जल्दी से हमारे मीटिंग स्पॉट पर आइए। ये बहुत बड़ी परेशानी है। किरण का लहजा ही बता रहा था कि बात कितनी बड़ी थी, इसलिए समर ने ओके कह दिया और फिर उसने एक और बार दरवाजा खटखटाया। तारा, ये लास्ट टाइम है, अभी तुम उस कमरे में ही रहो, लेकिन जब मैं लौटूं तो मैं तुम्हें हमारे बेडरूम में देखना चाहता हूँ। बिना बातचीत के कोई मैटर नहीं सुलझ सकता तारा, इसलिए तुम्हें अपना मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। और हाँ, मेरी पेशेंस की भी एक लिमिट है तारा, और वो अब खत्म हो चुकी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तारा। फिर तारा की बात सुने बिना ही समर वहाँ से जा चुका था। तारा ने जिन आंसुओं को रोक कर रखा था, अब वो बह निकले। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन आंसू अब भी गिर रहे थे। तारा जानती थी कि उसे एक ऐसी औरत के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए थे जिसने अपने बच्चों से उनके पिता को छीन लिया, उन्हें हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी केवल अपने फायदे के लिए। ऐसे लोग तो केवल नफरत के लायक थे, मगर फिर भी तारा का दिल की बात मानने को तैयार नहीं था। चाहे कमला कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो तारा की माँ थी, जिसने उसे कई अच्छी मेमोरीज दी थी और उसे भुला पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपने ऐसा क्यों किया मॉम? आप तो कहती रही कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है और हार मानना आपने कभी सीखा ही नहीं, तो फिर ये सब क्या था? एक डॉक्यूमेंट्री ने आपको इतनी आसानी से कैसे कमजोर कर दिया? आप हार कैसे गई? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी। जिंदगी में कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा तारा। दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक प्यार करेगी जब तक तुम ताकतवर हो। हार जाने का मतलब है कि कमजोर हो जाना, और मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आसानी से हार नहीं मानती। तारा ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो उठकर बैठ गई और साइड वाली टेबल से वाटर बॉटल उठाने लगी, मगर तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। तारा ने धीरे से फोन उठाया तो देखा कि उसे किसी अननोन नंबर से एक मैसेज रिसीव हुआ था। उस मैसेज को पढ़ते ही तारा के होश उड़ गए। अगर तुम सोचती हो कि सब कुछ खत्म हो गया तो तुम गलत हो, मिसेस तारा मल्होत्रा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। कमला शर्मा ने जो गलतियां की थी उसका पेबैक तुम्हें ही करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे गुनाह अच्छे से छिपाए थे, तो याद रखना कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगा और मेरा पहला निशाना होगा तुम्हारा पति समर मल्होत्रा। तारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। वो जानती थी कि ये इंसान कौन था और क्या कर सकता था, इसलिए वो बुरी तरह डर गई। मेरी सीक्रेट्स? नहीं, अगर समर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ओह नो, अगर मेरे कारण समर को हर्ट किया गया तो नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे समर से बात करनी होगी। तारा ने तुरंत ही समर को कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका फोन स्विच्ड ऑफ आया, क्योंकि समर इस वक्त अपनी टीम के साथ मीटिंग में था। समर, नताशा, किरण और रवि अपने पुराने मीटिंग स्पॉट पर इकट्ठे हुए थे। नताशा, किरण और रवि पहले से ही बातों में व्यस्त थे, मगर समर को देखकर वो चुप हो गए। टेबल पर ढेर सारे पेपर्स, कुछ फाइलें और किरण के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट खुली हुई थी। अंदर आते ही समर एक चेयर पर बैठ गया। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? अब क्या हो गया भाई? कमला शर्मा को एक्सपोज करने के चक्कर में हमने
असली मास्टरमाइंड पर कभी ध्यान ही नहीं दिया समर। कमला शर्मा ने तो सुसाइड कर लिया, मगर खतरा भी टला नहीं है, बल्कि 2 गुना हो गया है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? असली मास्टरमाइंड यानी कौन? किरण ने जल्दी से लैपटॉप पर कुछ टाइप किया और फिर स्क्रीन समर की ओर घुमाई। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर थी। कमला शर्मा एक आदमी के साथ खड़ी थी। दोनों को साथ देखकर ही पता लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज थे। वो तस्वीर देखकर ही समर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो शक्ल काफी जानी पहचानी थी, मगर समर ने उस आदमी को पहले कहाँ देखा था इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। कौन है ये? इसका नाम देवराज मेहता है। इसने कमला शर्मा के साथ कई सालों तक काम किया, लेकिन मीडिया में कभी इसका नाम नहीं आया। ये आदमी पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहता है, लेकिन इसका असली खेल अंधेरे में होता है। अगर कमला शर्मा एक पावरफुल बिजनेस वुमेन थी, तो ये आदमी ये एक परछाई है जो पावरफुल लोगों को चलाता है, या यूं कहें कि उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। कमला शर्मा भी इसके खेल का एक मोहरा थी, जिसके खत्म हो जाने से देवराज बौखलाया हुआ है। समर ने तस्वीर को गौर से देखा। तो मतलब जो भी खेल मिसेस शर्मा खेल रही थी, उसके पीछे ये आदमी था? नहीं, कमला शर्मा अपना गेम खुद खेलती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो वो अकेले नहीं कर सकती थी। बैंकिंग फ्रॉड, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, ये सब उन्होंने अकेले नहीं संभाला था। यहाँ देवराज उसका पार्टनर था, लेकिन वो हमेशा खुद को सीनियर पोजीशन पर देखती थी, क्योंकि वो पब्लिक फेस थी, जबकि ये आदमी हमेशा पर्दे के पीछे रहा। समर ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। आखिर ऐसी गलती वो कैसे कर सकता था? रवि ने एक फाइल उठाकर समर के सामने रख दी। कमला शर्मा की सुसाइड के कुछ घंटे के बाद ही उनके पुराने अकाउंट से पैसों का मूवमेंट शुरू हो गया। हमने सोचा कि शायद कोई रैंडम ट्रांसफर हो, लेकिन जब हमने डीप ट्रैकिंग की तो हमें पता चला कि सारे ट्रांजैक्शंस तो एक ही जगह पर जा रहे हैं, देवराज मेहता के शेल कंपनियों में। यस सर, बैंक में भी हमारी इंटरनल टीम ने कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट किए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे। ये किसी छोटे खिलाड़ी का काम नहीं हो सकता, इसलिए हमने जब डीप डाइव किया तो पता चला कि ये ट्रांजैक्शंस नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंस ग्रुप मेहता ग्रुप से जुड़े हुए हैं। देवराज भी उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बस वो पब्लिक में आना पसंद नहीं करता। ये छोटा मोटा मामला नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ब्लैक मनी सर्कुलेशन और पॉलिटिकल ब्राइब्स, ये पूरा एक शैडो फाइनेंशियल सिस्टम है, और यहाँ अंडरवर्ल्ड के लोगों का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। समर ने फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। जब वो कमला से डील कर रहा था, तब समर के दिमाग में बस यही चीज थी कि कमला के डाउनफॉल के बाद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, फिर वो आराम से अपना काम कर सकेगा और सिस्टम में कई चेंजेस लेकर आएगा। मगर अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। कमला के जाते ही समर के सामने एक ऐसा दुश्मन आकर खड़ा हो गया जो हद से ज्यादा ताकतवर था और शायद समर को टक्कर देने के काबिल भी।